जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी की चुनौतियां और उसकी संभावनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये हिंदी का ध्येय वाक्य हो गया है। आज हिंदी के समक्ष प्रश्न यह नहीं कि हिंदी का अतीत कैसा रहा है, हिंदी की सामाजिक और व्यवहारिक स्थिति किस भाषा की तुलना में कैसी है, व्याकरण, साहित्य, शब्द संपदा, प्रयोग, व्यवहार में हिंदी कहाँ खड़ी होती है। आज विचारणीय प्रश्न यह है कि व्यवहारिक धरातल पर हिंदी के माध्यम से अन्य भाषाओं और परिस्थितियों के सहयोग की मनोभूमि कैसे तैयार की जाए। और क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ने जीवन और जगत के रहस्य को जानने और उसकी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करने का सदियों पहले से जो उपक्रम किया है, उसके परिणाम स्वरूप अनेक विषय ज्ञान की शाखाओं द्वारा उन्मुक्त हुए हैं। दर्शन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, कला, शिल्प, खगोल विद्या आदि अनेक विद्या की शाखाओं तक मनुष्य की पहुंच बहुत पहले ही हो चुकी है। और काल के अंतराल के साथ साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य के रागात्मक संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं, जीवन से उनकी सघनता और बढ़ती गई है। प्रकृति तथा मानव जीवन को लेकर के स्वयं मनुष्य नए रहस्यों में उलझता और नए नए आविष्कार करता चला गया है। यंत्र के युग में मनुष्य की अनेक पुरानी अवधारणाएं बदली हैं और नई ज्ञान विज्ञान की शाखाओं का विस्तार हुआ है। इन स्वतंत्र विद्या शाखाओं के रूप में आज ज्ञान को वाणी देने का काम अब सरल नहीं रह गया। आज की विकासशील भाषा इन सबको समेटते हुए चले, ऐसी अपेक्षा की जाती है और ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी क्या ऐसा कर सकती है। आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया जाए। जिस भाषा को सदियों विदेशियों ने आक्रांत कर रखा था और विदेशी भाषाओं ने सत्ता को दबोच कर रखा, शिक्षा कार्य व्यवहार के माध्यम के रूप में उसे बिल्कुल उभरने नहीं दिया, उससे कैसे आशा की जा सकती है। परंतु अब ये विचार का प्रश्न नहीं है, ऐसा हमने पहले ही तय कर लिया है। अब यांत्रिक युग का सबसे बड़ा दूषण या कमी हम कह सकते हैं कि मनुष्य पूंजी और व्यावसायिकता की दृष्टि से अपने कार्यकलाप को नियमित और नियंत्रित करता है। आधुनिक युग में जब यांत्रिकता के कारण यह संभव है कि हिंदी का विकास हो, तब भी शिक्षा और कार्य व्यवहार में माध्यम के रूप में उसे वह स्थान न मिलने के कारण व्यावसायिक जगत में उसकी अर्थोपार्जन उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है और इसीलिए वांछित दिशाओं में बढ़ने का अवसर भी कम मिल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुल 35 वर्षों के काल में जिन विषयों से वह शिक्षण के माध्यम से जुड़ी, उनका पर्याप्त विकास हुआ। पर्याप्त से अर्थ है स्नातक कक्षाओं तक विषय को समझने के लिए समाजशास्त्री, कुछ वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। हिंदी माध्यम से वाणिज्य, कला, विज्ञान में शिक्षा दी जा रही है। परंतु यह कहना ठीक ही होगा कि अभी ये प्रवेश द्वार पर है
और यह शिक्षा आंध्र प्रदेश सीमित हो, ये बिल्कुल अब आज का सच नहीं है। ये जो है आज का सच नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में विभिन्न महाविद्यालयों में हिंदी के माध्यम से सफलतापूर्वक शिक्षा दी जा रही, तो यह स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि कुछ विषयों में तो हिंदी पूर्णतया स्वावलंबी हो चुकी है, परंतु तकनीकी, विधि और चिकित्सा ये क्षेत्र अभी भी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। अब आप देखें, इन परिस्थितियों से असंतोष व्यक्त करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक तो अंग्रेजी विषय या दूसरी अन्य भाषाओं में इन संदर्भों में विपुल साहित्य प्रकाशित हो चुका है और नूतन आविष्कार हो रहे हैं, निरंतर परिष्करण हो रहा है, उनका प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो तीव्र गति से हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारी यहीं पर यह प्रकट होती है कि हम यानी शिक्षित वर्ग वो विदेशी भाषाओं का अभ्यस्त हो चुका है और विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते करते उसे अपनी भाषा पर अधिकार ही नहीं रह गया है और यह उन्हें अनजानी लगती है, अटपटी लगती है। और यह आशा करना कि 30-35 वर्ष में किसी भाषा की नींव पड़ जाएगी और उसके सारे स्रोत समृद्ध हो जाएंगे, तो ये कल्पना जैसी बात है। तदुपरांत इसके बावजूद हिंदी ने ऐसा किया, उसने हिंदी अनुवाद का सहारा लिया और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहुसंख्यक प्रादेशिक भाषाओं को भी विकसित होना है, जिसे तकनीक, औद्योगिक, वैज्ञानिक विकास में यंत्र युग की एक नई शक्ति बनने का संकल्प है, जहाँ दरिद्रता और अशिक्षा के दबाव से एक तो यूं ही मनुष्य अनुपयोग और अपव्यय हो रहा है, वहीं दूसरे सारे विकास की तुलना में शिक्षा का विकास एक गौण विषय बन चुका है। इस प्रकार के विकास में त्वरित सिद्धि की संभावना तो कम ही है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण साहित्य को अपने में समेट चलने की अपेक्षा यह उचित होगा कि लक्ष्य भाषा ऐसी आधारभूत सामग्री तैयार करे जिसमें वांछित विषय की अभिव्यक्ति वो सुंदर और सुगम्य हो सके, मौलिक चिंतन और लेखन की नींव पड़े। तैयारी इस बात की करनी है कि अब अपनी बात अपने देश की भाषा में करनी है और अपने से अधिक समृद्ध, संपन्न, विकसित देशों की होड़ में खड़े होने के लिए केवल यंत्रों की उपलब्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस साहित्य का ज्ञान भी आवश्यक है जिसमें उसकी उपयोगिता और संभावनाओं का वर्णन किया गया है। स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में स्रोत भाषा से जी नहीं चुराया जा सकता, उसको उपेक्षित नहीं किया जा सकता। हिंदी में अपना कार्य व्यवहार आरंभ कर देने पर उसे छोड़कर दूसरे भाषा के जानने का विकल्प नहीं रह जाएगा। यह संभव नहीं है। हिंदी के प्रतिष्ठित हो जाने पर भी उससे अधिक समृद्ध और विकसित भाषाओं का
उपयोग बना रहेगा। विचारों के आदान प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवश्यकता बनी रह सकती है, परंतु उस स्थिति में आज की तरह हमारा सारा बल विदेशी भाषाओं को, उसकी सूक्ष्मताओं को पकड़ने और हर दृष्टि से उसके लिए अधिकारी बनने पर नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरी परकीय भाषा की भांति उसे जानने और ग्रहण कर लेने भर से काम चल जाएगा। हिंदी को इसी धर्म में विकासशील बने रहना है। विधागत विशेष ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के साथ हिंदी को अंतर्देशीय व्यवहार की भाषा के रूप में पनपना और विकसित होना है। यहाँ भी उसका संबंध अनेक विषयों से रहेगा और भाषा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। भाषा रूप रचना और शब्द संपत्ति, पारिभाषिक शब्दावली का गठन, अभिव्यक्ति की सरलता, बोधगम्यता, तथ्यपरकता, लाघव, विषय संबद्धता से इसका अभिप्राय है। व्यवहारिक धरातल पर विकसित होने वाली किसी भी भाषा को इन या ऐसे ही तत्वों को अपने में समाहित करना पड़ता है। और ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिकता का अर्थ भाषा में अंतर्विरोध नहीं है, बल्कि स्वतंत्र बोली के रूप में स्वतंत्रता की सीमाओं को आगे बढ़ाने से है। व्यवहार की दृष्टि से किसी भी भाषा की तैयारी का अर्थ है कि उसके मानक रूप का सर्वसुलभ, सहज, बोधगम्य रूप में तैयार होना, और इस संदर्भ में हिंदी की स्थिति विचारणीय है। हिंदी की सिद्धता का पहला आधार उसकी शब्दावली और अथवा शब्द संपत्ति हो सकती है। यहाँ हमारा सामना 4 मुख्य प्रश्नों से होता है। पहला प्रश्न, क्या हिंदी के पास सब प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए शब्दावली है? दूसरा, क्या वह शब्दावली इतनी व्यापक है जितना अन्य भाषा भाषियों के बीच में आवश्यक होना चाहिए कि उन्हें भी कुछ अपना परिचित सा लगे? प्रसंग के अनुरूप भाषा के शब्दों को देख करके वे इस बात का संतोष लाभ कर सकें कि उनका सहयोग भी इस भाषा को प्राप्त है और वो इसके लिए सहज हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या उसमें नए नए शब्दों की रचना की क्षमता है? और चौथा प्रश्न, क्या उसमें विविध ज्ञान शाखाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली है? प्रश्न तो और भी हो सकते हैं। अब हम इन प्रश्नों पर क्रमशः विचार करेंगे। जहाँ तक अभिव्यक्ति का प्रश्न है, मोटे तौर पर किसी भी भाषा से यह अपेक्षा की जा सकती है कि उसमें सूक्ष्म और जटिल गहन भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने और उन्हें सुगम्य रूप से प्रकट करने के लिए अनुकूल शब्दावली हो और उसमें उक्त लाघव भी हो। यूँ तो विद्वानों की राय में सभी भाषाएं विकसित होती हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें नए शब्दों का आदान प्रदान और उनकी रचना में रूपांतरण होता रहता है। परंतु विकासशील भाषाओं में यह समस्या कुछ अधिक गंभीर होती है। जिस व्यवहार से होकर वे गुजरी नहीं, उसकी भरपूर अभिव्यक्ति की शक्ति उनमें प्रकाशित नहीं होती है। यदि उन भाषाओं को केवल शाब्दिक अनुवाद की भाषा का रूप दे दिया जाए तो वो अप्राकृतिक हो उठेंगी और उनकी सहज संभावनाएं कुंठित हो जाएंगी। आरंभिक संक्रमणकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। हिंदी का दुर्भाग्य रहा है कि प्रशासनिक व्यवहार में उसका उपयोग इसी शाब्दिक अनुवाद के लिए किया गया। अपने प्रकृत स्वभाव को छोड़ अंग्रेजी वाक्य विन्यास और शब्दावली के पीछे मक्खी मार के रूप में भटकने के कारण उसका एक ऐसा कृत्रिम रूप उभरा है जो सर्वजन बोध्य तो होना दूर, स्वयं हिंदी भाषियों के लिए भी कष्ट साध्य और दुर्बोध हो गया है।
उससे एक प्रकार की निरर्थक जटिलता उत्पन्न हुई है, निश्चय ही यह उसकी विकासशीलता के लिए घातक है। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी ने सूक्ष्म, जटिल और गहन भावों की अभिव्यक्ति की पर्याप्त क्षमता अर्जित की है और उसका उपयोग व्यवहार के धरातल पर भी किया जा सकता है यदि नए चिंतन, नए आविष्कार और नई अभिव्यक्ति कौशल के कारण वह कहीं कहीं अंग्रेजी की समकक्षता में नहीं खड़ी हो पाती, तो उसका यह अर्थ नहीं कि उसकी संभावनाओं को भी अनदेखा कर दिया जाए। उसकी प्रकृति की रक्षा करते हुए उसके विकास और संवर्धन के दूसरे उपायों का सहारा लिया जाना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इन्हीं दो उपायों में समाहित है। भाषा भावों की विचारवाहिका होती है, किंतु कोई भी भाषा संपूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं होती। उसकी क्षमता ग्रहणशीलता से बढ़ती है, उसी से उसमें व्यापकता आती है। हिंदी को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उक्त अभिव्यक्ति का लक्ष्य भेद करने के लिए इस ग्रहणशीलता को बढ़ाना होगा। भाषा एक विचित्र प्रकार का व्यापार है। वो दूसरों की ऋणी होकर धनी होती है और उदार कहलाती है। हिंदी को जिन भाषाओं के साहचर्य में बढ़ना और बड़ा होना है, उनसे शब्द ग्रहण करना उसके अपने हित में है। इन हितकारियों में सबसे ऊंचा स्थान उसे अपने देश की सहचरी भाषाओं का होना चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी का। तात्पर्य यह है कि जहाँ तक किसी अभिव्यक्ति के लिए अपने देश की भाषा में शब्द मिल सके, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे परस्पर तादात्म्य बढ़ता है, पारस्परिक संवाद की भूमि तैयार होती है और हिंदी के उन शब्दों की नई रचनाओं की संभावनाएं वो उत्पन्न होती हैं। लेकिन अंग्रेजी से शब्द ग्रहण करने और अपने देश भाषाओं से शब्द ग्रहण करने में अभी इस बात का अंतर रहेगा कि अंग्रेजी आज भी इस देश के शिक्षितों के बीच सार्वजनिक संपर्क की भाषा रही है और देश की भाषाओं के बीच में इस प्रकार का संपर्क बहुत क्षीण है। अतएव अंग्रेजी के शब्दों को जितनी शीघ्रता से व्यापक स्वीकृति मिल जाती है, उतनी शीघ्रता से वैसा एक मत्य प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में कम से कम आरंभ में तो नहीं मिलेगा। दूसरे, अंग्रेजी शब्द सीधे हिंदी में अनुवादित किए जा सकते हैं और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच की आपस की दूरी होने के कारण हिंदी भाषियों द्वारा यह काम सीधे नहीं किया जा सकता। इसके लिए दूसरी भाषाओं को अपनी ओर से प्रदाता की भूमिका अपनानी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब हिंदीएतर भाषा भाषियों द्वारा हिंदी का व्यवहार हो। वे आवश्यकता होने पर अपने भाषा के शब्दों की बुनावट में हिंदी को ढाल सकेंगे। यह काम तीव्र गति से संभव हो सकता है यदि हिंदी प्रदेशों में त्रिभाषा सूत्र को अपनाकर इतर भाषाओं को आत्मसात किया जाने का प्रयास किया जाता रहे। यह ध्यान रखना होगा कि शब्द ग्रहण अनियंत्रित गति से नहीं होता। यह नहीं है कि मनमाने ढंग से जहाँ चाहा जिस शब्द को प्रयुक्त कर दिया। जिन शब्दों में जितनी अधिक अर्थ व्यंजना, संक्षिप्तता, उच्चारण सुखदता और नादमयता होगी, वे उतने ही शीघ्रता से ग्रहण किए जा सकते हैं। किंतु एक तो इस प्रकार का ग्रहण तब तक संभव नहीं जब तक कि मूल भाषा में योग्य शब्द मिलते हैं। दूसरे, जब कभी ग्रहण के प्रति खिन्नता बढ़ती जाती है तो ऐसे स्थलों पर जहाँ दूसरी भाषा केवल व्यापक बनने के नाम पर किसी दूसरी भाषा के इतने अधिक शब्द नहीं ले सकती कि वह उनसे शक्ति प्राप्त करे, स्वयं दुर्बल और अक्षम प्रमाणित होने लगे। बात जब अंग्रेजी की होती है तो हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रिया, सर्वनाम, अव्यय को छोड़कर पूरा वाक्य अंग्रेजी के शब्दों से भर जाता है।
ऐसा करके हम हिंदी का गौरव नहीं बढ़ाते और ना ही उसको विशेष गरिमा प्रदान करते हैं, बल्कि होता तो इसके विपरीत है कि हम या तो हिंदी की या प्रयोक्ता की अक्षमता को प्रमाणित कर रहे होते हैं। यह दोनों ही उपहास का विषय बनता है। अतः आदान की भी एक सीमा है और मूल भाषाओं की संभावनाओं को खत्म करके ऐसा नहीं किया जा सकता। आदान प्रवाह आपतित शब्दों का ही होता है, वह भी अराजकता वह भी व्यंजकता आदि को उपयोगी पाकर। हिंदी में ना तो ऐसे शब्दों का ग्रहण अनुचित है और ना ही ऐसे शब्दों का ग्रहण अनुचित होगा जो भारतीय अन्यान्य भाषाओं में एक ही अर्थ में प्रचलित हैं और थोड़ा बहुत रूप भेद होने पर भी वो समझी जा सकती हैं। ये उपयोगी होगा। किसी भाषा की शक्ति संपन्नता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो अपने शब्दकोश में कितने शब्द रखती है, बल्कि यह भी उसके लिए अनिवार्य है कि उसमें नवीन शब्दों की रचना हो और उन्हें ग्रहण करने की शक्ति हो। यह रचना शक्ति प्रकृति प्रत्यय के योग से आती है, वहीं तत्सम देशज इतर शब्दों के तद्भावीकरण और रूपांतरीकरण से भी सिद्ध होती है। अनेक बार भाषा देशज शब्दों की उनके मूल रूप में अथवा उन्हें व्याकरण सिद्ध करके ऐसा रूप दे देती है कि वे उन्नत होकर तुल्य बल वाले और सम्मान के योग्य बन जाते हैं। विकासशीलता भाषा के लिए अमृत तुल्य गुण है। हिंदी में यह सद्गुण है, उसका झुकाव तत्समता की ओर है। मध्यकालीन कवियों ने अरबी फारसी के कितने ही शब्दों को अपने भाषा में न केवल ज्यों का त्यों खपा दिया, बल्कि उनको अपने रूप में भी ढाल दिया। यह क्रम चलते रहना चाहिए। तत्समता के साथ मूल उच्चारण की सुरक्षा का आधुनिक काल में ऐसा प्रवाह आया है कि ये क्रम भंग होने लगता है। हम समझते हैं कि हिंदी को अपने उस शक्ति का उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और केवल तत्समीकरण ही उचित नहीं होगा। हिंदी में इस समय दोनों प्रवृत्तियां चल रही हैं। एक पक्ष है जो तत्सम संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करता है और दूसरा पक्ष समाजवादियों का है जो उर्दू से मिश्रित उभरती भाषा को अपने लेखन में प्रयोग कर रहा है। हिंदी आलोचना में तो यह स्थिति है कि एक विषय में दूसरे शैली का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हिंदी का प्रयोग प्रायः अनुवाद की भाषा के रूप में हो रहा है और अर्थशास्त्र आदि के लेखक मूलतः या तो अभी अंग्रेजी में सोचने के अभ्यस्त हैं या अपने लेखन में आधार ग्रंथों के रूप में अंग्रेजी ग्रंथों का ही सहारा लेते हैं। हमारी पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत निष्ठ है, वे संस्कृत निष्ठ शैली का भी प्रयोग कर रहे हैं। भविष्य में यदि हिंदी का ऐसा रूप निखर सके जो संस्कृत निष्ठ तो हो, उसमें हिंदी की अपनी सरल अभिव्यक्ति को दबाकर कठिन संस्कृत पदावली का या इसी तरह से अरबी फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग न हो और आवश्यकता होने पर इतर भारतीय भाषाओं का भी मेल हो, तो ये हमारे लिए हितकारी होगा। हिंदी पारिभाषिक शब्द का बहुत कुछ निर्माण हो चुका है, फिर भी भाषा के विचार के साथ नई नई शब्दावली बनती रहे, ये आवश्यक है। हम इस कार्य को अंतिम सीमा तक पहुंचा हुआ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसके लिए संभावनाएं बहुत हैं। हिंदी संसार की किसी भी भाषा की समता कर सकती है। एक बार पारिभाषिक शब्दावली की नींव पड़ जाने पर उस क्रम को आगे बढ़ाते रहना सहज और सरल हो जाता है। यदि विचार और अभिव्यक्ति भी उसी भाषा में हो तो
इस प्रकार की शब्दावली की रचना में संक्षिप्तता को एक विशेष सद्गुण माना जाता है। अतएव हिंदी के लिए यह सबसे सुगम और सहज मार्ग है कि उसकी शब्दावली को संस्कृत का आधार दिया जाए और ताकि उसकी सामाजिकता, संधि और इतर गतिविधियों का लाभ हिंदी को भी मिले। इस संदर्भ में संस्कृत पर आधारित शब्दावली को अन्य भाषा भाषी भी ग्रहण कर सकेंगे और वह शब्दावली सबके लिए सहज माध्यम सिद्ध हो सकेगी। सहज संपर्क के लिए देश में एक ही पारिभाषिक शब्दावली का होना आवश्यक है। लेकिन इस विषय में भी मतभेद और आपत्तियों की कमी नहीं है। विभिन्न प्रदेशों में संस्कृत के ही शब्दों से एक अंग्रेजी शब्द का निर्माण हुआ है। प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों अपनाने की आकांक्षा, नवनिर्मित शब्दों का अनभ्यस्त कानों को अटपटा लगना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोध और संप्रेषण के लिए उपयोगिता और अपनी अपनी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के द्वारा उसकी समृद्धि की चिंता ने हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की स्वीकृति के विपक्ष में अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं, जिससे उसका विकास प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि रेडियो की तुलना में आकाशवाणी शब्द भी खीज और उपेक्षा का विषय बन जाता है। यह भाषा की राजनीति उचित नहीं है और हम भाषा की राजनीति में न जाकर केवल यह मानकर चलते हैं कि हिंदी को अपने ही हित के लिए दृढ़ता से उस नीति का अनुकरण करना है जिससे वह समर्थ हो, सशक्त हो, उसकी सर्वग्राह्यता बनी रहे। और इसमें संदेह नहीं कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के संदर्भ में संस्कृत आधारभूत है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि मनुष्य को अतीत की स्मृति सताती तो बहुत है और वह उसे वर्तमान की अपेक्षा सुखद भी मानता है, फिर भी कोई वर्तमान को छोड़कर अतीत का जीवन जीना नहीं चाहता। अतीत केवल शक्ति और संतोष देता है। उसके संस्कार बड़ी सूक्ष्मता से उसके वर्तमान में के तार में बिंधे रहते हैं, लेकिन नए संदर्भ में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए। वर्तमान में जो हमारा स्वभाव बन गया है कि जिस भाषा का प्रयोग शिक्षितों के बीच होता आ रहा है उसे सहसा त्याग कर संस्कृत की ओर लौटने की कल्पना सुखद तो हो सकती है, लेकिन औचित्यपूर्ण और अभ्यासित नहीं। अतएव हम समझते हैं कि पारिभाषिक शब्दों में सबसे पहले सम्मानीय और स्वीकार्य वे शब्द हैं जो संस्कृत और अरबी फारसी से आकर आधुनिक भारतीय भाषाओं में खप गए हैं, जिनकी पहचान अलग से कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वे शब्द हैं जो आधुनिक ज्ञान की सही अभिव्यक्ति के लिए हमारे धर्म, दर्शन, नीति, साहित्य आदि से लिए जा सकते हैं, अपना उच्चारण सौंदर्य के कारण सहज ग्राह्य होने की संभावना रखते हैं। और तीसरे शब्द वे हैं जो वर्तमान में अंग्रेजी के माध्यम से आ गए हैं और हम जिनको अपनी भाषा के उच्चारण में ढालकर अपने लिए वैसा ही प्रयोग करते हैं जो दूसरों के लिए सही और अर्थवान बने रहे। चौथे वे शब्द हैं जिन्हें विभिन्न पर्याय के रूप में भारतीय भाषाओं में प्रचलित देखते हैं और जिनके बीच अधिक प्रचलन हमारी स्वीकृति और सहमति के आधार पर बनता है। पांचवें वे शब्द हैं जो कई शब्दों के योग के कारण उच्चारण में उत्पन्न असुविधा, विलंब से बचने के लिए संकेत शब्दावली के रूप में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में समान रूप से मान्य हैं। और छठे तथा अंतिम वे हैं जो न तो किसी रूप में ढाले जा सकते हैं, जिनके लिए कोई सरल अर्थवान पर्याय हम नहीं दे सकते, उन्हें ज्यों का त्यों लेना पड़ेगा और उसी दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिस दिन वे घिस पिट कर या तो हमारे अनुकूल हो जाएंगे या ज्ञान की शाखा में बढ़ते हुए हम उसके लिए नया शब्द वो गढ़ पाएंगे। भाषा की रूप रचना
और संबंधित परिभाषिक अन्य प्रकार की शब्दावली, उसके व्याकरण, उसके लाघव की जटिलता तथा सरलता से भी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सूक्ष्म और सही अर्थाभिव्यक्ति। भाषा व्याकरण का नियामक है और उसे परिनिष्ठित बनाता है। भाषा में एक रूपता लाता है, उसे निरंकुशता से बचाता है। एक रूपता सरलता की संवाहिका भी होती है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति की सहायिका भी। अन्यथा अनेक शब्द रूपों और संबंध तत्वों के एक ही बात के प्रचलन के लिए सुनिश्चित और अटपटापन बना रहता है और अर्थ की दुविधा बनी रहती है। अन्य भाषा भाषियों को किसी दूसरी भाषा को सीखने में व्याकरण की भिन्नता के कारण सामान्यतः कुछ कठिनाई का अनुभव होता ही है, परंतु उससे कोई भाषा इस तरह प्रभावित नहीं होती कि अपने मूल रूप को परिवर्तित कर ले। परिवर्तन आता है कुछ लोगों के विशिष्ट प्रयोगों के प्रचलन से। उन प्रयोगों की भी अर्थ की दृष्टि से कोई न कोई सार्थकता होनी चाहिए। अतः हिंदी के व्याकरण को भी बदला जा सकता है। तो इस तरह के सार्थक और विशिष्ट प्रयोगों के द्वारा भाषा को सीखने में व्याकरण को बाधक मानकर उसे सहज गति से लेना चाहिए। उसके माध्यम से हिंदी पर अधिकार प्राप्त करना चाहिए। हिंदी के विकास के लिए उसमें अनावश्यक जोड़ तोड़ करने से भाषा की एक रूपता वो बाधित होगी और व्याकरण की सीमा में रहते हुए भाषा के संबंध तत्वों के ग्रहण, शब्द संगठन, सूक्ष्म भेद, पुनरुक्ति अथवा विस्तार में से बचत स्पष्ट किंतु पैने और हिंदी के लेखन के लिए लक्ष्य के अनुरूप विकास में साधक हो सकता है। हमारी समझ से विषय के रूप की सन्निधि की उपलब्धि में हिंदी का विकास निहित है और यदि हम इन प्रयोगों को अपने व्यवहार में लाएंगे और इन पर आगे काम करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हिंदी विश्व पटल पर सहज स्वीकार्य हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और वैज्ञानिकों ने इसे कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा घोषित किया है। ये भी इसके लिए एक सकारात्मक पक्ष है और सब मिल करके हिंदी को के ज्ञान विज्ञान को, उसके शब्द सामर्थ्य को, उसके व्यवहार को, उसकी उपयोगिता को बढ़ाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हिंदी भी सहज स्वीकार्य होगी और उसका विकास वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा।